तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं प्रिया मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चंद्रा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो सीरीज हमने कल स्टार्ट की थी एयर पॉल्यूशन की, तो आज हम वो कंटिन्यू करेंगे। आज इसका सेकेंड लेक्चर है। तो कल हमने डिस्कस किया था एयर पॉल्यूशन क्या होता है, फिर उसके एयर पॉल्यूटेंट्स देखे थे, हमने सोर्सेज देखे थे एयर पॉल्यूशन के। और हमने क्या देखा था, हमने देखा था 6 क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स, जिसमें कि हमने 2 क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स डिस्कस कर लिए थे। आइए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, बाकी के 4 अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अपन ने देखा था क्या कि 6 क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट, 6 क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट में कौन कौन से थे। एक तो था क्या अपना ग्राउंड लेवल ओजोन। क्या था एक तो था अपना ये ग्राउंड लेवल ओजोन, दूसरा था कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा था सल्फर डाइऑक्साइड, स्मॉल पार्टिकुलेट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड लेड। हमने इसमें से डिस्कस कर लिया था ग्राउंड लेवल ओजोन। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का, स्मॉल पार्टिकुलेट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड। ये आज अपन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। ग्राउंड लेवल ओजोन में हमने देखा था क्या, एक ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है। क्या होता है ये? एक ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है। देन वी हैव डिस्कस दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस होता है और ये सिर्फ 10% होता है, और 90% कौन होता है? 90% कौन होता है? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होता है। फिर ये सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट भी है, कॉज करता है हार्मफुल इम्पैक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड वेजिटेशन। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कि अपन सेरोगेट फॉर आई इरिटेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेरोगेट फॉर आई इरिटेशन। और ओजोन इज मोस्ट अबंडेंट, क्या है? मोस्ट अबंडेंट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। क्या था ये? मोस्ट अबंडेंट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। ठीक है। क्यों है? क्योंकि क्या आपने देखा ये सब क्या है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? फोटोकेमिकल स्मॉग। यही सब क्या है? फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है। अब इसमें आपने ये भी देखा, ये सब फोटोकेमिकल और स्मॉग है, और इसमें सबसे ज्यादा क्या है? ओजोन। सबसे ज्यादा ओजोन है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया था अपन ने? सेरोगेट फॉर आई इरिटेशन। जो कि आई इरिटेशन के लिए कौन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर्मेल्डिहाइड, पैन परऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, ऐसे ये वाले। ठीक है। और ये किससे बनता है? इसका रिएक्शन याद कर लेना। वीओसीज, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स, नॉक्स, सनलाइट के प्रेजेंस में, ये तीनों जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाता है? ये फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है। ठीक है। नाउ हमने ये भी देखा था, क्या देखा था हमने कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कंटेन करता है 10% एटमॉस्फेरिक ओजोन, एंड देन ये हार्मफुल इम्पैक्ट शो करता है। फिर क्या है इसका करंट इश्यूज, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं करंटली। ठीक है। तो क्या है? एक तो ये ओजोन इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, ओजोन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में 90% स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है। देन इसकी क्या होते हैं बेनिफिशियल एक्ट? हाँ, प्राइमरी, मतलब एक्ट क्या करता है? एज ए प्राइमरी शील्ड, मतलब यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। देन कार्बन मोनोऑक्साइड की मैंने बात किया था, ये कलरलेस, क्या है ये? कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, पॉइजनस और फ्लेमेबल गैस है। ठीक है। ये प्रोड्यूस कैसे होता है? प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। और इनकम्प्लीट कंबशन के 4 वेरिएबल्स हैं, 4 फैक्टर्स जिस पे रिस्पॉन्सिबल है इनकम्प्लीट कंबशन। कौन कौन से? ऑक्सीजन सप्लाई, कंबशन टेम्परेचर, गैस रेसिस्टेंस टाइम एट हाई टेम्परेचर एंड कंबशन चैम्बर टर्बुलेंस। ठीक है। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, एंड इसका डोमिनेंट सिंक कौन है? ओएच रेडिकल। कार्बन मोनोऑक्साइड का डोमिनेंट सिंक कौन है? ओएच रेडिकल। ठीक है। देन अपन ने डिस्कस किया था इसके डोमिनेंट सोर्सेज के। डोमिनेंट सोर्स कौन कौन से हैं देखा था अपने। डोमिनेंट सोर्स कौन कौन से इसका? एक तो मीथेन ऑक्सीडेशन, बायोमास बर्निंग, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन। यहाँ से क्या होता है? ज्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। फिर अपन ने क्या दिया, देखा कि 80% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो 80% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ये कहाँ से रिलीज होते हैं? ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। और इसको क्या बोला अपन ने? एस्फेक्सिएंट। ठीक है। और ये क्या है? इट बाइंड करता है ये हीमोग्लोबिन के साथ टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड करने के बाद क्या करता है? यही इसी की वजह से एस्फिक्सिएंट हो जाता है हमें, सफोकेशन और इन सब में हमें, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, हमें सफोकेशन होने लगता है। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज एस्फिक्सिएंट। ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट इंडोर एयर पोल्यूटेंट भी है। देन आज अपन डिस्कस करेंगे क्या, सल्फर डाइऑक्साइड से अपन स्टार्ट करेंगे। तो क्या है सल्फर डाइऑक्साइड? लेट्स स्टार्ट। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ये एक टॉक्सिक गैस है। क्या है ये? एक टॉक्सिक गैस है। काला कलर। ये एक टॉक्सिक गैस है जिस कैसी इरिटेटिंग पंजेंट ऑर्डर।
तब स्मेल, ठीक है। पंजेंट इरिटेटिंग ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक टॉक्सिक गैस है। क्या होता है ये, टॉक्सिक गैस है, मतलब टॉक्सिक गैस है मतलब टॉक्सिक है, ठीक है। एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्स इसके क्या क्या है, देखो 95% ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स कहाँ से रिलीज होते हैं, फॉसिल फ्यूल कंबशन से। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जैसे मैंने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड में 80% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलीज हुए थे। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड में 95% सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल कंबशन की वजह से, है ना। तो फॉसिल फ्यूल कंबशन जो एक स्टेशनरी सोर्स है। और 5%, सिर्फ और सिर्फ 5% कहाँ से आते हैं, व्हीकल से, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ही 5% आते हैं। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से 80% कहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। तो अपन ने एक और भी देखा कि नॉन कंबशन सोर्सेज ऑफ सल्फर ऑक्साइड। अब क्या देखेंगे, नॉन कंबशन सोर्सेज क्या क्या है सल्फर डाइऑक्साइड के। तो क्या है, एक पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, ठीक है, कॉपर स्मेल्टिंग है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे क्या है, ये नॉन नॉन कंबशन सोर्सेज, यानी बिना कंबशन किए, बिना जलाए हुए, ठीक है। तो वो सोर्सेज कौन कौन से, ये सारे हैं। अब ऑल फॉसिल फ्यूल्स हैज देयर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड कंटेन करता है सम सल्फर। क्या होता है, जो फॉसिल फ्यूल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, तो उन सब में ना थोड़े बहुत सल्फर होते ही होते हैं। अब ये थोड़े बहुत सल्फर किसी फॉर्म में होंगे। तो जैसे अब देखो यहाँ पे कोल के पास क्या है, कोल कंटेन करता है 1 to 6% ऑफ सल्फर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 to 6% ऑफ सल्फर कौन कंटेन करता है, कोल। एंड पेट्रोलियम कंटेन करता है लेस देन फ्यू परसेंट ऑफ सल्फर, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अब जैसे ये 1 to 6% ऑफ सल्फर कंटेन करता है, तो इसमें जो इसका कोल, जैसे ये अपना कोल है, क्या हमने देखा ये 1 to 6% सल्फर कंटेन कर, ठीक है। अब जब ये 1 to 6% सल्फर कंटेन करता है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो ये हाफ ऑफ द सल्फर जो होता है, वो कैसे होता है, बाउंड होता है वो। और क्या होता है, केमिकली बाउंड होता है वो, केमिकली बाउंड होता है। और जो हाफ रह जाते हैं, बाकी के हाफ क्या होते हैं, वो फिजिकली ट्रैप्ड होते हैं, ऐसे फिजिकली फिजिकली ट्रैप्ड है। मतलब हमने ये देखा कि अब जो कोल है, कोल में 1 से 6% सल्फर है, ठीक है, 1 से 6% सल्फर है, उसमें से क्या हुआ, ये 1 से 6% सल्फर में से कुछ तो है ना केमिकली बाउंड होते हैं, ठीक है। किसके साथ, जो कोल है उसके साथ क्या बाउंड है, सल्फर, ये अपना सल्फर है, ठीक है। और हाफ जो होते हैं फिजिकली ट्रैप्ड होते हैं। तो जो ये केमिकली बाउंड होते हैं, ये अभी हम नहीं रिमूव कर रहे हैं। जो ये वाला है, ये इजीली रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ये वाले इजीली रिमूव कब हो जाएंगे, ये इजीली रिमूव होते हैं कैसे, ये रिमूव हो जाते हैं बाय वॉशिंग। कैसे रिमूव हो जाएंगे, वॉश कर, जैसे अपन वॉश करते हैं ना, कोल और इन सब को वॉश करेंगे, पल्वराइजेशन करेंगे, ठीक है। जब वॉश करेंगे, पल्वराइजेशन करेंगे, और क्या करेंगे, वॉश करेंगे, पल्वराइजेशन करेंगे कंबशन से पहले, तो क्या होगा, ये सल्फर हम रिमूव कर सकते हैं, मतलब ये वाला सल्फर हम कोल से हटा सकते हैं। जब आप ये हटा सकते हो, तो अपने को मतलब थोड़ा कोल, साफ वाला कोल मिल जाएगा। अब क्या होता है कि जो जब अपन फ्यूल बर्न करते हैं, जब क्या करते हैं हम, ये फ्यूल बर्न करते हैं, पेन मिनट, हाँ, जब पेन कोल इज बर्न, जब बर्न हुआ, तब क्या होता है, इसमें जो ये रिलीज करता है SO2। क्या रिलीज करेगा, SO2 रिलीज करेगा। मतलब जब कोल का क्या हो रहा है, कंबशन हो, कोल का आप कंबशन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत SO2 रिलीज करता है, और सम अमाउंट ऑफ, प्लस सम अमाउंट क्या, SO3, और थोड़ा बहुत SO3 रिलीज करता है। तो हमने क्या देखा, जब हम कोल को बर्न कर रहे हैं, तो कुछ हमारा सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, और कुछ क्या निकल रहा है, SO3 निकल रहा है। अब क्या होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड आगे जाके अपना OH रेडिकल से रिएक्ट कर लेता है। किससे रिएक्ट कर लेता है, OH रेडिकल से। जब, अब देखो ये सब है ना एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई, कोल का क्या कंबशन कर दिया आपने, क्या निकल निकल के आया, SO2, और थोड़ा बहुत SO3 भी निकला। अब जब ये सब कहाँ है, एयर में ही है, ठीक है। जब एयर में है, तो वहाँ पे OH रेडिकल भी प्रेजेंट होंगे।
अब जब OH रेडिकल प्रेजेंट है तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा बताओ, HOSO2 रेडिकल। क्या बनाएगा, HOSO2 रेडिकल। ठीक है, ये HOSO2 रेडिकल आगे जाके क्या कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है। क्या करता है, HOSO2 रेडिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बताओ, ये थोड़ा सा SO3 बनाएगा और HO2 रेडिकल क्या बनाएगा, ये SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस HO2 रेडिकल। ठीक है, क्या देखा अपन ने, जो सल्फर डाइऑक्साइड कंबशन की वजह से रिलीज हुआ वो OH रेडिकल के साथ रिएक्ट हुआ, वो OH रेडिकल के साथ रिएक्ट करके HOSO2 रेडिकल का एक कंपाउंड बना लेता है, और वो आगे जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 और HO2 रेडिकल बना लेता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या देखेंगे, ये जो SO3 है आगे जाके किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से। ये SO3 रेडिकल, अब ये सब एटमॉस्फेयर में ही हो रहा है, आप इसको थोड़ा सोचो कि एटमॉस्फेयर में कितने रिएक्शंस हो रहे हैं ना, हमें पता भी नहीं चलते इतने रिएक्शंस हो रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में, और हम ऐसे सोचते हैं, पहले तो मैं ना जब खुद पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था अच्छा ये रिएक्शन में रट लो, फिर मैंने ना फील करना सोचा कि भाई ये सब तो एटमॉस्फेयर में ही हो रहा है, अगर इतना सारा रिएक्शंस हो रहा है तो कितना रिएक्शंस हो रहा होगा, कुछ को तो पता ही नहीं चलता होगा, पता नहीं कितने रिएक्शंस होते होंगे। फिर भी सोचो उसमें से ये सब जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह वो पता लगा ले रहे हैं कि ये रिएक्शन हो रहा है, और फिर वो वी आर साइटिंग दिस ऑन बुक्स एंड ऑल दैट, लाइक महान है अपने साइंटिस्ट ऐसे। अब ये क्या SO3 H2O के साथ जैसे रिएक्ट करेगा क्या बना देगा, ये H2SO4। अब आपको क्या पता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। अब यही क्या है, दिस इज अ कॉज फॉर, द कॉज फॉर व्हाट, एसिड रेन। तो दिस H2SO4 आपने आपको पता होगा कि मतलब जब एसिड रेन होता है टू कंपाउंड्स आर मैक्सिमम, मतलब और सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपने देख लिया ना यहाँ बनता है, दिस इज व्हाट अ कॉज फॉर एसिड रेन, इसके लिए कॉज है, दिस इज अ कॉज फॉर एसिड रेन, प्लीज नोट दिस। एक्चुअली मैं हटाऊंगी तो तुरंत ही हट जाएगा, जैसे मैं चेंज करूंगी तो हट जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नोट इट राइट डाउन राइट नाउ, राइट। अब क्या देखा आपने, आपने देख लिया कि सल्फ्यूरिक एसिड बन, ठीक है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड ना आगे जाके किससे, तब वाटर के ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर से फिर रिएक्ट कर देता है, या तो ये क्या कर जाएगा, ये तो ये कंडेंस हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, या तो ये H2SO4 क्या हो जाएगा, या तो कंडेंस हो जाएगा, या तो ये कंडेंस हो जाएगा, और या फिर या, या तो ये कंडेंस हो जाएगी, या तो ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, तब ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H2 और H2SO4 का ड्रॉपलेट बना, ये बना लेगा। और इसका जो है ना, तो इस पार्टिकल की वेवलेंथ होगी, ये बनेगा, इसकी जो वेवलेंथ होगी वो लेस देन 2 माइक्रोमीटर होगी, लेस देन 2 माइक्रोमीटर। ये आपने देखा H2SO4 बनाया था उसने, H2SO4 बाद में किया पानी के साथ, तो जो अपन सब एटमॉस्फेयर में चल रहा है, ठीक है, H2SO4 वापस से किससे रिएक्ट हो गया, H2O से। अब जैसे इसने ये इसके साथ ये रिएक्ट हो गया, जब ये इसके साथ रिएक्ट हो गया तो इसने H2H2SO4 का क्या बना लिया, ड्रॉपलेट बना लिया। जब इसने H2H2SO4 का ड्रॉपलेट बना लिया तो उसकी जो पार्टिकल की साइज कितनी हो गई, वो 2 माइक्रोमीटर से भी कम होती है, जिसका रेंज इतना होता है। का रेंज अगर देखेंगे तो 2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर से 0.9 माइक्रोमीटर इसकी रेंज होती है, ठीक है। इस ड्रॉपलेट की, अब जो ये ड्रॉपलेट बना है H2SO4 और वाटर के साथ मिलके, तो इसकी जो रेंज होगी किसकी, कितनी हो गई, 0.2 माइक्रोमीटर से 0.9 माइक्रोमीटर तक की इसकी रेंज होती है, मतलब इसकी पार्टिकल की साइज हो गई, ठीक है। पर आपको ये भी पता है जो विजिबल लाइट की है ना वेवलेंथ कितनी होती है, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, कितनी होती है विजिबल लाइट की, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है अपनी, वो कितनी होती है,
0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। तो हमने क्या देखा, ये इसके साथ क्या के कंपैरिजन में आ रही है, मतलब अगर ये ट्रोपोस्फेयर में ये सब बन ही रहा है, ठीक है, अगर ये 0.2 से 0.9 माइक्रोमीटर पहले यहाँ बन गया और विजिबल लाइट ऊपर से नीचे आ रही थी, कितनी 0.7 से 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर वाली, तो समझ लो ये रेस जब आ रही थी तो ये ड्रॉपलेट है जो अपना ये वाला ड्रॉपलेट, इसने क्या कर दिया, इस लाइट को नीचे नहीं आने दिया, इस लाइट को इसने नीचे नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद खड़ा हो गया, तो उसकी वो है ना, इसकी कंपेरेबल साइज होती है ना इन दोनों की, तो वो उसको नीचे नहीं आने दे रहा उस रेस को, तो उसकी वजह से क्या हो गई कि विजिबल लाइट हमें दिखाई नहीं दे रही। तो जब विजिबल लाइट नीचे धरती पे नहीं पहुंच पा रही है तो क्या होगा, इट कॉजेज, कॉज करता है क्या, तो ठीक है, क्या कॉज करता है ये, तो विजिबिलिटी। और एरोसोल बोलते हैं अपन, सल्फेट एरोसोल, एरो ड्रॉपलेट है, इसको बोल देते हैं सल्फेट एरोसोल, ठीक है। आओ हटा दूं। अब देखो ये जो अपना SO2, अपना SO2 ये क्या होता है, हाईली 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 सॉल्यूबल, क्या है ये, हाईली वाटर सॉल्यूबल। जब अपन रेस्पायर करते हैं तो SO2 भी रेस्पायर कर जा रहे हो आप, ऐसा तो है नहीं कि हमारी नोज डिफ्रेंशिएट कर ले रही है, नहीं N2 को नहीं रेस्पायर करेंगे, उसको नहीं करेंगे, ऐसा होता तो फिर हम एयर पॉल्यूशन नहीं बढ़ रहे होते, मतलब हमें इतना, जब अगर हमें किसी चीज़ से अगर हमें फ़र्क नहीं पड़ता ना तो हम वो चीज़ पढ़ते नहीं है, फिर भले एनवायरनमेंट गलत हो, मतलब एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो या कुछ भी, अगर आप नहीं इम्पैक्ट हो रहे ना, अगर ह्यूमन बींग नहीं इम्पैक्ट हो रहा ना, ह्यूमन बींग उसके बारे में स्टडी भी नहीं करना पसंद करता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब SO2 जो है ये हाईली वाटर सोल्यूबल है। अब ये हाईली सोल्यूबल, तो जैसे आप रेस्पायर करते हो ना, तो जो अपनी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पे जाके ये एब्जॉर्ब हो जाती है, वहां पे जाके ये एब्जॉर्ब हो जाती है, तो मतलब डैमेज तो देखो थोड़ा बहुत करती, उतना नहीं करती। पर क्या, जैसे ये SO2 का साथी मिल जाता है, कौन है इसका साथी, इसका साथी है पार्टिकुलेट मैटर। जैसे इसने अपने साथी को देख लिया एटमॉस्फेयर में, भाई तू भी आ गया, चल अपन भी आते हैं, चल अब ह्यूमन बींग को डैमेज करते हैं। तो जैसे ये आ जाता है, तो इसको फिर अब इन दोनों को अपन रेस्पायर कर लेते हैं, तो क्या होता है ना, इट कॉजेज अ सिनर्जेटिक इफेक्ट, मतलब कॉजेज सिनर्जेटिक, जैसे ये इसके साथ आ गया, जैसे ही SO2 को मिल गया क्या पार्टिकुलेट मैटर, भाई अब तो दंगा मचा देंगे, मतलब समझ रहा है, मतलब ऐसा कि एक दुष्ट दोस्त है, जब तक वो थोड़ा बहुत शैतानी करता है क्लास में चुप रहता है, चलो ठीक है, मतलब एक बार डांट दिया ठीक है। सिमिलरली SO2 अपन ने थोड़ा सा रेस्पायर किया, थोड़ा बहुत ये हार्म करेगा, इतना नहीं, पर जैसे ही क्या इसको पार्टिकुलेट मैटर, इसके दोस्त मिल गए क्या, और पार्टिकुलेट मैटर आ गए, और सारे दोस्तों का पूरा गैंग आ गया, फिर उन बच्चों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। ऐसे ही ये SO2 पार्टिकुलेट मैटर इसके साथ मिल गया, तो ये क्या कॉज करता है, मतलब ये लोग एक से एक मिलके एकदम दंगा फसाद कर देते हैं एकदम, कि अब तो डैमेज कर देते हैं, तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, दे कॉजेज व्हाट, दे they can cause long term damage and can cause excess mortality. What they can cause, they can cause excess mortality, ठीक है, क्या कॉज कर सकते हैं, एक्सेस mortality, ठीक है, इसको भी नोट। अब ये देखो एक नॉर्मल है कि SO2 और क्या कर सकता है, तो SO2 और क्या कर सकता है, इट कैन डैमेज ट्रीज, इट अफेक्ट प्लांट, ठीक है, प्लांट को अफेक्ट करता है, कि प्लांट के है ना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करने में भी ये क्या करता है, रुकावट डालता है, वहाँ पे भी ये रेजिस्टेंट करता है।
रेसिस्ट करता है उनको, क्योंकि SO2 आ गया तो ये कुछ ना कुछ तो हार्मफुल इम्पैक्ट करेगा, तभी तो ये एयर पोल्यूटेंट है। दिस दैट इज व्हाई इट इज क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट। हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये कुछ ना कुछ खराब कर रहा होगा। तो प्लांट को भी क्या करता है, प्लांट की एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, ये उसको भी रोकता है। फिर ये डैमेज किसको करता है? तो ये और किस किस को डैमेज करता है? ये अपने को ट्रीज को डैमेज करता है, डिस्कलर कर, पेंट्स वगैरह को क्या करता है, डिस्कलर कर देता है, कोरोड कर देता है, मेटल को कॉज करता है ऑर्गेनिक फाइबर्स टू वीकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, पार्टिकुलेट मैटर। क्या पढ़ेंगे हम? पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर क्या है? पार्टिकुलेट मैटर भी एक अपना क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट है। ठीक है, अब ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ डिस्पर्स्ड मैटर, सॉलिड और लिक्विड होता है, सॉलिड और लिक्विड, इन विच इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, मतलब छोटे से छोटा पार्टिकुलेट और जो एग्रीगेट उनके होंगे, उनकी रेंज बताई गई है। इनके क्लस्टर्स की 0.005 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, कि मतलब कोर्स यानी कि बड़ा वाला पार्टिकल्स। ठीक है, कितने हो सकते हैं? 100 माइक्रोमीटर्स तक हो सकते हैं। और ये क्या, इंडिविजुअल क्लस्टर छोटे वाले एकदम, एक इंडिविजुअल का कितना रेंज हो सकता है, पॉइंट का कितना हो सकता है, 0.005 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब पार्टिकुलेट मैटर क्या है? पार्टिकुलेट एक्सट्रीमली डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स इन साइज एंड केमिकल कंपोजिशन एज वेल एज द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, मतलब इसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका साइज और इसका केमिकल कंपोजिशन। जब भी आप देखोगे ना, यहाँ पे अपन नीचे पढ़ेंगे कैटेगरीज। ये देखो, कैटेगरीज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि अपन ने है ना पार्टिकुलेट मैटर्स को कई कैटेगरीज में सब नाम देते हैं ना। पार्टिकुलेट मैटर्स तो बहुत है, बहुत तरह की डस्ट है, उनको क्या क्या कहोगे आप? कोई कोई एरोसोल कहते हैं, किसी को डस्ट कहते हो, तो क्या कहते हैं वो, उसी की कैटेगरीज अपने नीचे लिख रखी है। तो देखो, जो एरोसोल होता है ना, ये जो एरोसोल है, ये क्या है? ये एरोसोल, इसको क्या बोलेंगे? ये क्या हो सकता है? ये लिक्विड और सॉलिड दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकता है? लिक्विड और सॉलिड दोनों हो सकता है। और डिस्पर्स किस में होता है? एटमॉस्फेयर में। मतलब जो भी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो टाइनी पार्टिकल्स लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, डिस्पर्स्ड है, मतलब डिस्पर्स्ड इन द सेंस ऐसे इधर इधर बिखरे हुए हैं इन द एटमॉस्फेयर, उसी को क्या बोलते हैं? एरोसोल। ठीक है, डस्ट को क्या बोलोगे? डस्ट आर सॉलिड पार्टिकल्स। ये भी ध्यान देना, एरोसोल में है ना लिक्विड और सॉलिड दोनों आ जाता है, डस्ट में क्या है? सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, लिक्विड वाले पार्टिकल्स को अपन डस्ट नहीं बोलेंगे। तो डस्ट क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स, जो कि किसकी वजह से होता है? ग्राइंडिंग की वजह से होता है, क्रशिंग की वजह से होता है। किस किस की वजह से होता है? ग्राइंडिंग की वजह से होता है और क्रशिंग की वजह से होता है। ठीक है, ऐसे ही अपन ने क्या देखा है कि फ्यूम्स। ठीक है, अब ये फ्यूम क्या है? ये भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो कि कब बनते हैं, कब बन रहे हैं? जब क्या कहते हैं, बस कंडेंस हो रहे हैं, वेपर कंडेंस, तब क्या बनेगा? ऐसे मिस्ट, मिस्ट क्या है? मिस्ट इज लिक्विड पार्टिकल्स या मोर लूजली फॉग के। ठीक है, अब स्मोक एंड सूट, एंड सूट क्या है? ये कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जो कि रिलीज होते हैं किसकी वजह से? इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। ये क्या है? कार्बन पार्टिकल्स रिलीज ड्यू टू कंप्लीट कंबशन। ठीक है, अब ये स्मोक क्या है? स्मोक इज स्मोक प्लस फॉग को स्मोक कहते हैं। डायरेक्ट सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, डायरेक्ट सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर क्या है? कार्बोनेशियस पार्टिकल्स फ्रॉम इनकम्प्लीट combustion, carbonaceous shoot particle from incomplete combustion और डायरेक्ट सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर डायरेक्टली कहाँ से रिलीज होता है? फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन। जब भी कंबशन कंप्लीट नहीं होगा, कंबशन कंप्लीट कब नहीं होगा? अपन ने पहले देखा था कि जब उसको ऑक्सीजन सप्लाई पूरी ना मिले, तो टेम्परेचर सही से ना मिले, जब उसका गैस रेसिस्टेंस टाइम नहीं मिले उसको ढंग का, या तो फिर क्या ना मिले, या तो फिर उसका टर्बुलेंस ना हो, तब क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट कंबशन। और यही क्या है? डायरेक्ट सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो अब इसमें है ना हम कुछ चीजें और जानेंगे, क्या है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर ना इन 1987 क्या हुआ था? सबसे पहले पार्टिकुलेट मैटर 10 डेवलप हुआ, वो फाइंड आउट किया 19
10 बार ये पेन ही चेंज। 1987 में क्या हुआ था, हमने फाइंड आउट किया था पार्टिकुलेट 10। ठीक है, ये क्या है, कोर्स पार्टिकुलेट, कोर्स यानी बड़ा साइज, और ये इसका नंबर बताता है कि ये बड़ा है। ठीक है, 10। 1997 में हमें क्या मिला था, मिल गया था PM 2.5। ये फाइन वाले, फाइन यानी कि छोटे वाले पार्टिकल और हार्मफुल होते हैं। क्या देखा, 1987 हम PM 10 है। ठीक है, और 1997 में क्या देखा कि PM 2.5। अब अपन पढ़ेंगे, ऐसे बता दिया एरोडायनेमिक डायमीटर। क्या है एरोडायनेमिक डायमीटर? देखो, एरोडायनेमिक डायमीटर ऐसे स्फेयर्स या पार्टिकल्स के स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे। मतलब स्टोक्स लॉ क्या है कि एरोडायनेमिक डायमीटर लिखो, एरोडायनेमिक डायमीटर। अब ऐसा होता है कि जिन जिन पार्टिकल्स की नीचे आने की, है ना, वेलोसिटी सेम होती है, जब ए मतलब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अब वो एक साथ अगर जो जो सेटल हो रहे हैं, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि उनकी डायमीटर क्या होगी, अप्रोक्स सेम होगी। उसी को क्या बोल दिया आपने, एरोडायनेमिक डायमीटर। क्या बोल दिया अपन ने, एरोडायनेमिक डायमीटर। ठीक है, इसका जो रेंज होता है 0.1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। एरोडायनेमिक डायमीटर का रेंज कहता है 0.1 से 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। क्या इसका रेंज क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर इसका रेंज होता है। नोट करो। क्या क्या देखा, एरोडायनेमिक डायमीटर, एरोडायनेमिक डायमीटर जो सेम सेटलिंग वेलोसिटी, जिन जिन पार्टिकल्स की सेम सेटलिंग वेलोसिटी होती है, तो अपन ने नाम दिया एरोडायनेमिक डायमीटर। ठीक है, अब स्टोक्स लॉ बता। अब क्या होता है, ये पार्टिकल है आपका, सेटल हो रहा है। अब जब ये सेटल हो रहा है, तो इसकी सेटलिंग वेलोसिटी क्या है, ये स्टोक्स लॉ बताती है। तो इसकी सेटलिंग वेलोसिटी हम पता लगाएंगे। ये पता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पार्टिकल है, इसका डायमीटर d है, और इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल, इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऊपर क्या है, ये अपना ड्रैग फोर्स पड़ा है, जा रहा है ऊपर, यानी कि इक्वल होंगे, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जो भी ज्यादा होगा वही नीचे, इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स। ये ग्रेविटेशनल mg लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू mg होता है। और सिर्फ g क्या है, g सिर्फ एक एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अब मास को क्या लिखोगे आप, 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी, है ना, 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी। और ड्रैग फोर्स को क्या लिखोगे आप, 3 पाई टी, ये लिखोगे। अब देखो, आर इज वॉट, आर इज d/2, तो इसमें पुट कर दो, 4/3 इज इक्वल टू पाई टू d/2 का क्यूब इंटू जी इक्वल टू पाई। अब यहाँ हमें निकालना क्या है, हमें ये निकाल सेटलिंग वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ से कट करना स्टार्ट करो, 4/3 टू पाई d³ अपॉन e⁻³ इज 8 इंटू जी, दैन इट इज 3 पाई, 4 2 8, 3 2 6, यानी कि मैं इधर लिख दूँ, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, d³ जी अपॉन 6
इक्वल टू पाई, पाई ये पाई कट गया, और क्या कटेगा, हाँ चला जाएगा, हमें निकालना है इसे, तो हम एक तरफ इसको कर लेते हैं। सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल टू, बाकी सब इधर 18, इधर आ जाओ। अब टी, ए डी से कट जाएगा एक, फिर देखो मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी। क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मैंने मास जो है, ये मास वॉल्यूम डेंसिटी करना होता है, ये डेंसिटी डेंसिटी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पर ही है ना, खैर ये हमारी सेटलिंग वेलोसिटी। यहाँ मैं, यार मैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मैंने मास की जगह वॉल्यूम पुट कर दिया था, डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना भूल गया, तो आप ना भूलना। और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, तो पार्टिकल की डेंसिटी यहाँ से सबसे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से फिर आएगी, फिर अपना फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। फिर ये डी तो ऊपर ही है ना, एक डी करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, कर लो। फिर रोज, अब इसमें हाँ ये भी, अब ये क्या है, ये दिस इज व्हाट सेटलिंग वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी को दूसरी तरफ लिखती हूँ ना, अच्छे से लिखूंगी ताकि यू कैन राइट इट। लिख लो पहले। हमारा फॉर्मूला क्या था, हाँ फॉर्मूला था, फिर यार मेरी मैथ्स है ना, मैथ्स अच्छी, मैथ्स अच्छा लगता है। हाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया तो इसका मतलब मैथ्स कम। यहाँ पे वी क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी, दैट इज इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की डेंसिटी, और क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और क्या था, डायमीटर, डायमीटर ऑफ पार्टिकल, पर मीटर क्यूब ऑफ एयर, ऑफ एयर की 7
पता ही होगा ना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बस सेकंड हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम? क्या पढ़ेंगे अपन? नाइट्रोजन तो है ना, नीचे में 7 तरह के नाइट्रोजन पाए जाते हैं। 7 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड लिख भी लिखे, नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज O, नाइट्रेट दैट इज N3, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। तो ये क्या कहते हैं, 7 ऑक्साइड्स है ना। हमें पता है कि ये इतने हैं, अब इससे ज़्यादा भी होते हैं तो वो डिस्कवर नहीं हुए होंगे, या जो भी है अभी इतने ही पता लगे हैं। तो इतने जो हमें पता है कि इतने नहीं पाए जाते हैं। और इसमें से भी ना, जो ये दोनों हैं, कौन दोनों? नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या है? दीज आर मेजर। यही जो हमें इसके बारे में पढ़ना है। और बिकॉज यही ए पॉलिटिन कॉज बनाते हैं, NO बनाएगा NO2 को। तो आप देखेंगे कि यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेजर, यही हमें पढ़ने हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉल्यूशन। वी हैव टू स्टडी दिस वन। टू इम्पॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट्स आर नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बताया था? टू इम्पॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट कौन है? नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनका कंट्रीब्यूशन टू फॉर्मेशन ऑफ बोथ ओजोन एंड नेट। तब ये क्या करता है? NO और NO2, देख लिया एसिड रेन H2SO4 कैसे बना था। H2SO4 देखा ना आपने कि H2SO4 बना था वहां पे। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाया उसने? कोल के कंबशन से SO2 रिलीज हुआ, SO2 का पार्टिकल फिर किससे? OH रेडिकल से रिएक्ट होके आगे SO3 बनाया, SO3 ने फिर वापस से वाटर से रिएक्ट किया और वो बनाया क्या? H2SO4। H2SO4 इज अ कॉज फॉर एसिड रेन। सिमिलरली N2, NO और N2O क्या है? NO और NO2 लोग भी क्या करते हैं? ये लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं ओजोन और एसिड रेन फॉर्मेशन में। आप आगे देखेंगे NO और NO2 में भी, NO तो क्या करेगा? NO डिस्ट्रॉय करेगा ओजोन, और NO2 क्या करेगा? वो फॉर्मेशन करेगा। तो इसकी रिएक्शन है। तो अपन पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या सोर्स है नॉक्स के। नॉक्स का तो अपन बोलते हैं क्या? थर्मल, एक बोलते हैं फ्यूल नॉक्स। क्या बोलते हैं? एक होता है थर्मल नॉक्स और एक होता है फ्यूल। थर्मल मतलब समझ, थर्मल मतलब कुछ हीट, कुछ टेम्परेचर है ना, हीट या टेम्परेचर। एक होता है क्या? फ्यूल। फ्यूल यानी कि फ्यूल, आपको सेल्स वगैरह चलाने के लिए कुछ भी लगता है वो सब, कोल वगैरह ये सब फ्यूल। अब थर्मल नॉक्स क्या है? कब बनेगा? व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन द combustion air are heated to a high enough temperature। तब इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या कर दो? आप हीट कर दो। कंबशन जब होगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, अराउंड 1000 केल्विन पे, ऑक्साइड नाइट्रोजन, राइस नाइट्रोजन, तब क्या प्रोड्यूस होगा? थर्मल नॉक्स। मतलब जो भी आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या कंबशन करा दो एट वेरी हाई टेम्परेचर, कितने बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, अराउंड 1000 केल्विन, मतलब 1000 केल्विन से भी ज्यादा क्या करा दो? हाई टेम्परेचर उसको प्रोवाइड कर दो। तब क्या प्रोड्यूस होगा? तब प्रोड्यूस होगा थर्मल नॉक्स। इसीलिए इसका नाम भी थर्मल पड़ा है भाई, हीट यानी हीट, समझ ही रहे हो। फ्यूल नॉक्स, फ्यूल क्या है? फ्यूल आर क्रिएटेड व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स दैट आर केमिकली बाउंड इन द फ्यूल मॉलिक्यूल। तब अब ये फ्यूल नॉक्स है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तब क्या बनेगा? तब फ्यूल नॉक्स बनेगा। तो हमने क्या देखा? दो तरह के सोर्सेज, मतलब दो तरह के नॉक्स। एक तो क्या दिखा? थर्मल नॉक्स, दूसरा क्या दिखा? फ्यूल नॉक्स। थर्मल नॉक्स का प्रोड्यूसर देखो, ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम्हारे यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए खोपड़ी में, तभी तुम एग्जाम में जाके लिख सकते हो, लिख इन द सेंस टिक कर सकते हो, टिक करना है। तो अगर मैं किसी की चीज को रिपीट कर रही हूँ ना तो उसको सुनो, ध्यान से सुनो। मतलब तो एग्जाम में ना
जितना तुमने सुना रहेगा, ऐसा नहीं कि नोट्स बनाते रहोगे। नोट्स तो बनाओ, नोट्स बनाना है ईजी रहता है ताकि अपना रिवीजन ना जल्दी से हो जाए, पर अपने दिमाग में बैठा लो उसको, सोचो फिर ना। लर्न करने का एक बेटर तरीका क्या है, जितना आज तुम्हें मैंने पढ़ा दिया है, जहाँ से जहाँ भी सही लगा जो भी पढ़ा आपने, वही पढ़ने के बाद क्या करो, उसको सोचो। सोचने से क्या होता है ना, दिमाग में बैठता है वो। अब जितना आप सोचेंगे ना उतना आपका रिवीजन होता रहेगा। और उसके लिए देखो सबसे अच्छा क्या है, सोचो। कहीं भी निकल लो टहलने और सोचते रहो क्या पढ़ा था यार, क्या पढ़ा था। अकेले सोयो, ये भी नहीं दोस्तों के साथ निकले तो। अगर पढ़ने वाला दोस्त है, मतलब आपके साथ वाला है, अगर तुम दोनों की कंपनी अच्छी से बन रही तो सही है कि डिस्कस कर लो। तब तो यार तूने आज ये पढ़ा था, हाँ यार मैंने ये भी पढ़ा था, तो तब तो ठीक है। पर अगर क्या कर रहे हो आप, तब ऐसे चल रहे हो कि चल यार चलते हैं पंचायत मारने, चल चलते हैं घूमने, तो तब आप नहीं वो रिवीजन कर पा रहे हो। तो अगर आप ऐसे हो कि पढ़ना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो अगर दोस्त हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड जो पढ़ने वाले हैं। पर जो नहीं पढ़ने वाले तो आप उन साइड में रखो, कह दो यार मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ है, निकल लो अपना अकेले। सोचो तो क्या पढ़ा था, थोड़ी देर सोचोगे ना तो तुम थोड़ी थोड़ी देर बाद सब तुम्हें है ना आने लग जाएगा, अच्छा ये था। और फिर है ना ऐसा होता है कि आपने अगर आज का पढ़ा हुआ आज ही सोच लिया, और जो तुमने मिस किया वो जाके तुरंत देख लिया, तो वो तुम्हें है ना लॉन्ग टर्म याद रहता है। फिर कुछ दिन बाद वापस है ना याद करोगे, यार उस दिन मैंने क्या पढ़ा था, अच्छा पढ़ा था थर्मोनॉक्स, थर्मोनॉक्स के बारे में पढ़ा था, सिक्स क्राइटेरिया एयर पॉलिटिक्स। ऐसे क्या हो जाता है, वो सब मेमोराइज हो जाता है ना। मेमोराइज करना जरूरी नहीं है किताबों को 24 घंटे पढ़ते रहो। यू हैव टू थिंक अपना, एक थोड़ा ना स्टडी को स्मार्ट स्टडी में डेवलप करो। ऐसा भी नहीं कि 24 घंटे लगे मतलब देखते रहो यार। ऐसा भी है कि पता है क्या होता है कि बहुत लोग कहते हैं नहीं 24 घंटे किताबी कीड़ा मत बनो, ये ना बनो। फ्रेश करो, अकेले मूड फ्रेश करो, अगर अच्छा ग्रुप है तो ग्रुप के साथ करो। पर क्या कहते हैं, ऐसे मत करो कि नहीं किताबी कीड़ा नहीं बनना है तो किताब खोलेंगे ही नहीं। अरे भी किताब नहीं खोलोगे तो पढ़ोगे कैसे। किताब खोलना तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, वो तो खोल के पढ़ो पढ़ो। ज्ञान दे दिया मैंने तुम्हें फालतू का, यार इंपॉर्टेंट है, माइंड इट। फ्यूल नॉक्स जो होता है इसमें है ना, फ्यूल नॉक्स क्या होता है, ये एक डोमिनेंट सोर्स होता है। क्या है ये, डोमिनेंट सोर्स है। मतलब इन दोनों में से सबसे ज्यादा अगर नॉक्स प्रोड्यूस किस कहाँ से हो रहा है, तो ये कंबशन की वजह से हो रहा है। मतलब ये ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स की वजह से हो रहा है। तो ये क्या है, फ्यूल नॉक्स क्या है, डोमिनेंट सोर्स है नॉक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अबाउट 95% ऑफ मतलब एनो जो फॉर्म होता है, ट्रिपोजेनिक एमिशंस ऑफ नॉक्स आर इन द फॉर्म ऑफ एनो। मतलब जितने भी है ना हम एंथ्रोपोजेनिक एमिशन समझ ही रहे हो, हमारे जो भी हम हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज की सोर्सेज की वजह से जो भी रिलीज हो रहा है ना नॉक्स, तो वो किसके फॉर्म में रिलीज होता है, एनओ के फॉर्म में रिलीज होता है। किसके फॉर्म में, ये एनओ के फॉर्म में रिलीज हो गए तो वापस से एटमॉस्फेयर में एनओ आया। फिर और एटमॉस्फेयर में और भी चीजें हैं, ओ एच रेडिकल है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी चीज, तो वो सब भी क्या आपस में रिएक्ट करेंगी, फिर एक नया कंपाउंड बनाएंगी, ठीक है। तो ये देखते हैं अपन क्या, अपन अब हम पढ़ेंगे क्या, तो हम है ना एक पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनओ, एनओ क्या है कि देखा कि सबसे ज्यादा किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है हमारा नॉक्स, एनओ के फॉर्म में, ठीक है। तो ये एनओ कलरलेस गैस है, कैसा है, कलरलेस गैस है, और ये कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं करता है, नो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स अंटिल, जब तक ये क्या ना बन जाए, NO2 में कन्वर्ट ना हो जाए, मतलब ये NO ऑक्सीडाइज ना हो जाए जब तक, तब तक ये कोई एडवर्स इफेक्ट इतना नहीं कॉज करता है। तो NO रेडली ऑक्सीडाइज किस में कर जाता है, NO2 में। ये NO2 में ऑक्सीडाइज कर जाता है, तो अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। NO2 क्या कर देता है, इरिटेट करता है लंग्स, कॉज करता है ब्रोंकाइटिस। दिख तो रहा है ना आपको, मैं इधर कर दूं। NO2 क्या करता है, कैन इरिटेट लंग्स, कॉज ब्रोंकाइटिस एंड एंड लोअर रेजिस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और ये क्या करेगा, ये रिएक्ट कर जाएगा OH रेडिकल के साथ भी, और क्या बना लेगा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड अगेन कॉज फॉर एसिड रेन, ठीक है। एंड दैट करोड करता है मेटल सरफेसेस टू एसिड रेन, ठीक है। और ये क्या कॉज करेगा, और ये डैमेज करेगा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को, कौन एंड और क्या करेगा, सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन, क्या कॉज है यूट्रोफिकेशन का,
ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिश ब्राउन कलर स्मॉग। क्या बनाएगा? स्मॉग। लॉस एंजलिस में अपन ने देखा था सिटी। ठीक है, तो हम क्या देखा कि जो NO ऑक्सीडाइज कर जाएगा NO2 में, क्या करेगा? NO2 में जब ऑक्सीडाइज, NO2 में जब कन्वर्ट होगा, तब आपको क्या पता चला? तब ये NO2 रिएक्ट कर, तब ये हार्मफुल हो जाएगा। अब ये हार्मफुल होके क्या करेगा? ये लंग्स को इरिटेट करेगा, ब्रोंकाइटिस कॉज कर देता है, बीमारी है, निमोनिया कॉज कर देता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या करेगा? इन्फेक्शन कॉज कर देता है। फिर OH रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड यानी कि ये एसिड रेन कॉज कर देगा। की वजह से मेटल सरफेस, ताजमहल का भी आपने देखा ही हो, ताजमहल की भी जो मार्बल्स वगैरह वो क्या कोरोड होने लग गई, वो किसकी वजह से? एसिड रेन वगैरह की वजह से। मथुरा रिफाइनरी है ना बगल में, वहाँ पे आगरा में ही तो है ताजमहल, बगल में क्या है? मथुरा। मथुरा से जित रिफाइनरी से भी निकल के आता है, तब जाके ऐसे ही रिएक्शन बना रही होती है, और क्या वो कॉज कर देता है एसिड रेन। एसिड रेन कॉज करने की वजह से तो मार्बल है खराब हो रहा है, और क्या। और ये क्या करता है? सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन, यानी कि एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल, हाँ, ज़्यादा ज़्यादा न्यूट्रिएंट, तब नाइट्रोजन ज़्यादा मिल जाएगा अगर वाटर बॉडीज़ को, तो वहाँ पे क्या? फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन लोग, मतलब क्या हो जाता? बहुत ज़्यादा घे से है ना, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है कि, बहुत सारे ये फाइटोप्लैंक्टन वगैरह ग्रो कर। फिर ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर लॉस एंजलिस में हुआ था ना, कि स्मॉग हो गया था पूरे 4 दिन तक, बहुत मतलब पूरा सब बीमार सिमार पड़ गए थे उस टाइम भी। अब अपन क्या देखेंगे? चलो, अब अपन देखेंगे इसके बाद, हम देखेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस NO, NO2 और ओजोन का। ठीक है, क्या देखेंगे? NO और ओजोन का फोटोकेमिकल रिएक्शन सीक्वेंस। We are going to see photochemical reaction sequence of NO, NO2 and ozone reaction sequence। अब देखो होता क्या है इसमें। क्या होता है कि जो NO, N2 होता है, मतलब क्या होता है, अ, जैसे बहुत सारे N2 ऑक्सीजन, N2 यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो है ना आपस में रिएक्शन होती है। जैसे ही N2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एंड इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या बना लेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया इसने? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लिया। अब ये NO आगे जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? NO2 बना लेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बना लिया? NO2। अब आपने देखा ये NO2 बन गया। ठीक है, अब जब ये NO2 बन गया, तो ये क्या होगा कि जब अब देखो, एक एक और होता है जब सनलाइट है ना, NO2 को क्या मिल जाए? जब सनलाइट मिल गई इसको, अगर सनलाइट अवेलेबल है, इसकी एक वेवलेंथ चाहिए होती है इसको, रेंज होती है एक परफेक्ट अमाउंट की, इसको वेवलेंथ चाहिए होती है अराउंड लाइक लेस देन 0.39 माइक्रोमीटर। तो इसका फोटोलाइसिस हो जाता है NO2 का, यानी कि फोटोलाइज कैसे होगा? जब NO2 प्रेजेंस सनलाइट की वेवलेंथ कितनी? लेस देन 0.39 माइक्रो। तो क्या होता है? ये NO2 अपना है ना डिसोशिएट कर जाता है NO और O में। क्या देखा? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या किया? आपस में रिएक्ट करके NO बना लिया। तो उसके बाद NO ने क्या करा? आगे जाके उसने भी ऑक्सीडाइज कर लिया खुद को, और किस में कन्वर्ट हो गया? NO2। अब ये NO2 से NO2 का फोटोलाइसिस कब कहेंगे? देखो, फोटोलाइसिस यानी कि फोटोन से ब्रेक डाउन। फोटोन तोड़ रहा है, किसको तोड़ रहा है? NO2। NO2 को तोड़ रहा है कैसे? फोटो यानी फोटोन्स है ना, तो सनलाइट, लाइट को मतलब लाइट है ना,
एच सनलाइट है, इसमें फोटोन्स के फॉर्म में है ना लाइट्स आती हैं। तो ये फोटोन सब मर लाइट है, सनलाइट के साथ NO2 ने रिएक्ट किया और इसकी जो वेवलेंथ होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, लेस देन 0.39 माइक्रोमीटर। तो ये किस में बन जाएगा, NO और ऑक्सीजन में जाएगा। ठीक है, जब ये टूट गया तो इसी को क्या बोलते हैं अपन ने, फोटोलाइसिस ऑफ NO2। ठीक है, अब क्या मिला हमें, यहाँ से मिल गया हमें फ्री ऑक्सीजन। क्या मिल गया तुम्हें, यहाँ से फ्री ऑक्सीजन मिल गया। अब जब ये फ्री ऑक्सीजन मिल गया तो ये क्या करेगा, ये आगे जाके ओजोन बनाएगा। ये आगे जाके क्या बनाएगा, ओजोन। तो अब देखो कैसे बनाएगा, इतना बताऊं। क्या हो गया, वहां से मिल गया था फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन मिल गया था। अब ये फ्री एटॉमिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ओ। पर इस टाइम में लगा लो एम। ये एम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, अब जब हम फ्री ऑक्सीजन वहां से मिल गया था, फ्री ऑक्सीजन मिलने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बना लिया। पर इसमें ना बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी क्या होता है, रिलीज होती है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए ना ऐसे tools चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन। अगर अब मान लो कि एम नहीं है तो क्या हो जाएगा, तुरंत ही रिएक्शन बैक हो जाएगी, क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैक हो जाएगी। ये क्या है, हम मतलब एम जो होता है वो ये हाई एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो, फिर हमने क्या, अब वहाँ तो नहीं कर सकती तो आप अपनी कॉपी में देख लेना। इसमें ऐसा है कि एक बार जो लिख दिया तो यहाँ तो मैं वहाँ नोट से लिखूँ, वहाँ पे बचा रहेगा। पर यहाँ पे अगर अब मैं बैक करूँगी ना तो मिलेगा नहीं जो मैंने लिखा था। तो रिएक्शन देखना आप। तो हमने देखा ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन था। ठीक है, अब ये ये ओजोन आगे जाके NO से रिएक्ट करके क्या बना लेगा वापस से, ऑक्सीजन और NO2। क्या बना लेगा, NO2 और ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बना लिया इसने, और ऑक्सीजन। अब जब इसने NO2 और ऑक्सीजन बना लिया तो आप यहाँ पे अब नोट करके लिख, इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इट इज इम्पॉर्टेंट। पूरी कहानी जो मैंने बताई उसका जो कंक्लूजन जो हमें चाहिए वो यहाँ लिखना। वो ये है कि जो NO2 है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है ओजोन की फॉर्मेशन, मतलब ओजोन फॉर्मेशन हेल्प करता है। और जो NO था वो क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है। लिख तो रहा है ना, लिख दे, लिख लो। NO, NO क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है ओजोन। यही इम्पोर्टेंट कहानी मैंने, एक NO के लिए और एक NO2 के लिए। NO2 क्या करा, NO2 क्रिएट करता है ओजोन और NO क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है ओजोन। अब ये हमें कैसे पता चला, देखो यहाँ जो ओजोन है, तभी आप रिएक्शन बैक नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें ऐसे बता दे रही हूँ। जो अपना क्या है, NO2 था उसने क्या बनाया था, हमें फ्री ऑक्सीजन बनाया था। अपनी कॉपीज पलट के देखो। ठीक है, NO2 जो था उसने क्या बनाया था, फ्री ऑक्सीजन। वो फ्री ऑक्सीजन जो NO2 की वजह से ही फ्री ऑक्सीजन बना था, है ना। NO2 की वजह से ही क्या बना था, फ्री ऑक्सीजन। NO2 ने अपने आप को तोड़ा था किसमें, NO और O। NO2 का जब फोटोलिसिस हुआ था तभी तो NO2 और ऑक्सीजन बना था। जब वो NO2 और ऑक्सीजन वहां से, फ्री ऑक्सीजन का कॉज कौन है, NO2। NO2 का कॉज, NO2 का कॉज, सॉरी, ऑक्सीजन का कॉज जो है वो फ्री ऑक्सीजन का कॉज NO2 है। ठीक है, अब वो NO2 ने बना दिया ऑक्सीजन का एक फ्री एटम।
अब ये फ्री एटम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ही तो ओजोन बनाया, तो इसका मतलब कॉज कौन हुआ? NO2 ने क्या किया, क्रिएट किया। NO2 ने ही तो दिया ऑक्सीजन को, फ्री ऑक्सीजन दे रहा है, तभी तो वो क्या बन जा रहा है, ओजोन। और NO ने क्या किया, NO ने देख लो क्या किया, NO ने क्या कर दिया इसके साथ, यहाँ देख लो ये तो लिखा ही हुआ है। NO ने ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन को तोड़ के वापस से ऑक्सीजन ले आया वो। तो ऑक्सीजन तो क्या, तभी यही यही तो कंक्लूजन निकल के आया कि NO2 जो है, NO2 फॉस्फोर इट क्रिएट ओजोन, एंड NO, और NO क्या करता है, NO डिस्ट्रॉय करता है ओजोन। ठीक है, देख लिया। अब लास्ट क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट कौन है, लेड। क्या है कि लेड है, देखो लेड जिस टाइम इन्वेंट हुआ था ना, बस मिडले इन्होंने किया था नेट, और उन्होंने लेड इन्वेंट, एंटी नॉकिंग पता लगाया था इसको, और क्या इन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी पता लगाए थे उस टाइम। अब टाइम की अच्छी खासी डिस्कवरी मानी गई थी, टाइम की अच्छी, यार बहुत अच्छा आया, थॉमस मेरे ने क्या ही डिस्कवर कर दिया। बाद में पता चला क्या, बाद में यही तो इम्पैक्ट करने लग गया, ये है एक क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट में आ गया, वहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या करने लग गया, ओजोन डिप्लीशन करने लग गया। तो तब टाइम कैसे होता है ना, हमें जब पता नहीं रहती है चीज़ें कि क्या है कि डिस्कवरियाँ चल रही हैं, पता लगता है बाद में क्या सही है क्या गलत है। टाइम तो ऐसा हो रहा था, भाई वाह भाई वाह, यहाँ कर दिया थॉमस। बट उसके बाद क्या हुआ, पता चला दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। तो पहले हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में इतना अब जैसे जैसे पता लगने लग गया है तो एनवायरनमेंट वाले एनवायरमेंटलिस्ट जागरूक हो। ठीक है, अब लेड क्या है, लेड इज एमिटेड, लेड इज लेड इज एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय फॉर्म ऑफ इन पार्टिकल। लेड जो है एटमॉस्फेयर में आता है किस फॉर्म में, ज़्यादातर यानी पार्टिकल्स फॉर्म में आता है। और लेड जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, डेंस होता है, नेचुरली अक्रिंग मेटल दैट हैज लॉन्ग दैट हैज बीन वाइडली वैरायटी ऑफ, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस में लेड का यूज हुआ है, इवन पेंट्स में भी होता है। ठीक है, exposure to lead into the ambient air can be harmful to human health, with young children being the highest। तो सबसे ज्यादा यानी हार्मफुल किस होता है, छोटे बच्चों को, यंग। इवन वो पेंट में भी है ना लेड होता है, और वो लोग क्या करते हैं, देखा ना दीवार चाट रहे होते हैं, दैट इज हार्मफुल फॉर देम ऑल्सो। तो लेड इज कॉमन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिल्डिंग्स, थिंग्स में यूज होता है। ठीक है, मटेरियल्स लेड एसिड बैटरीज में होता है, अमोनिएशन में होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में होता है लेड, एंड कोटिंग फॉर हाई वोल्टेज पावर केबल्स में भी यूज होता है। सोर्स दैट कंट्रीब्यूट टू लेड एम्बियंट एयर इंक्लूड करता है, इसकी सोर्सेज क्या है लेड के, स्मेल्टर्स है, माइनिंग ऑपरेशंस है, वेस्ट इंसिनरेशन है, बैटरी रिसाइकलिंग है, एंड प्रोडक्शन ऑफ लेड शॉट फिशिंग, और क्या फिशिंग थिंकर्स की वजह से भी क्या, ये सारे तो क्या सोर्स है जिससे क्या हो रहा है, लेड आ रहा है कहाँ, एटमोसफेयर। लेड इज ऑल्सो रिलीज बाय बर्निंग ऑफ कोल, लेड और किस किस रिलीज हो रहा है, ऑल्सो रिलीज बाय बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल, सॉलिड वेस्ट, एंड द यूज ऑफ leaded एविगेशन गैस, गैसोलीन इंजन पावर पावर्ड एयरक्राफ्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा क्या है, प्रायर टू द फेस आउट ऑफ leaded gasoline between 1973 and 1996, vehicles were the largest source for lead in the atmosphere। मोस्ट एंटी नॉकिंग एजेंट में यूज होता था लेड पहले, इसलिए तो सबसे ज़्यादा सोर्स पहले क्या थे, व्हीकल्स ही थे। लेड लेड एमिशन पास्ट वर फ्रॉम द मोटर व्हीकल्स बर्निंग गैसोलीन कंटेनिंग एंटी नॉकिंग एडिटिव टेट्रा इथाइल लेड। पहले ना टेट्रा इथाइल लेड यूज होता था एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, तो उसकी वजह से क्या होता था, बहुत सारे मतलब जो भी क्या होता था, मोटर व्हीकल्स हैं उन लोगों की वजह से, जब भी वो एंटी नॉकिंग एजेंट कर देते हैं मोटर व्हीकल्स वगैरह में, ताकि आवाज़ गाड़ी वाड़ी ज़्यादा आवाज़ ना करे, है जो बहुत सारी आवाज़ें आती हैं ना गाड़ियों में से, कम करने के लिए यूज एज एंटी एंटी नॉकिंग। तो पहले क्या था कि जब हमें पता नहीं थी, जब डिस्कवर किया था लेड, तो हमें पता नहीं था कि
ये लेड आगे जाके हार्मफुल होगा तो उसमें क्या है, ये जो लेड है ना उस आवाज़ को कम करता है, एंटी नॉकिंग। इसीलिए इसको यूज़ कैसे कैसे करते हैं हम, एंटी नॉक एडिटिव के यूज़ फॉर्म में यूज़ करते हैं ताकि आवाज़ें ना आए। पर बाद में पता चला क्या ये हार्मफुल है, दिस इज हार्मफुल। इसीलिए ये बस अपना अब इसको बंद कर दिया है। अब नाउ इट इज़ नॉट यूज एज एन एंटी नॉकिंग एंड सो व्हाट, लेड अपना खत्म हो गया यहाँ पे। क्या इतने क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट्स देख लिए, क्या 6 क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट्स देख लिए, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, स्मॉल पार्टिकुलेट्स, और क्या देखे, लेड देखा, और कुछ रह गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बोल ही दिया। अगर आपको एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विक। था सल्फर डाइऑक्साइड में हमने टॉक्सिक गैस है, पंजन इरिटेटिंग ऑर्डर है, ज़्यादा ये रिलीज होता है एंथ्रोपी, 95% ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड्स आर रिलीज बाय फॉसिल फ्यूल कंबशन, ठीक है। नॉन कंबशन सोर्स भी हमने देखे, क्या नॉन कंबशन सोर्स देखे हमने डाइऑक्साइड के, क्या क्या है देख लो, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, कॉपर स्मेल्टिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे क्या हैं, नॉन कंबशन सोर्सेज हैं किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के। फिर हमने क्या देखा कि ये एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम, हाँ, जो भी कोल्स वगैरह जो भी फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड से, उसमें क्या होता है, सल्फर होता है। तो हमने ये भी देखा था वो सल्फर क्या होता है, जैसे उसमें जैसे कोल है वो टिपिकली कंटेन करता है 1 to 6% ऑफ सल्फर। आगे जाके हमने ये देखा था, हमने पूरा देखा कि कैसे कुछ कुछ केमिकली ट्रैप्ड सल्फर होते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय पल्वराइजेशन और वॉशिंग, सिंपली वॉशिंग। तो बिफोर कंबशन, ठीक है, उस कंबशन से पहले अगर वॉश कर दो तो वो सल्फर क्या होता है, सल्फर उससे निकल जाता है। फिर हमने ये देखा पार्टिकुलेट मैटर भी देखा हमने, पार्टिकुलेट मैटर में हम क्या देखा कि साइज रेंज की कितनी 0.005 से 0.05 माइक्रोमीटर से कितनी 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। फिर इसकी कैटेगरीज में देखिए एरोसोल, डस्ट एंड स्मॉग। और डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर क्या देखा हमने, कार्बोनेशियस पार्टिकल्स फ्रॉम जो कि रिलीज होते हैं फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, ठीक है। फिर हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पढ़ा, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। हमने देखा कि इसमें से NO और NO2 क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट्स है। और फिर क्या कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन और एसिड रेन। फिर देखिए हमने नॉक्स की, एक तो थर्मल नॉक्स होता है, एक फ्यूल नॉक्स होता है। और फ्यूल नॉक्स इसमें क्या है, डोमिनेंट सोर्स, 95% एंथ्रोपोजेनिक सोर्स तो एमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमिशन ऑफ NOx आर इन द फॉर्म ऑफ NO। मतलब 95% तो 95% क्या कहते हैं, नॉक्स जो है NO के फॉर्म में रिलीज होता है। क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हमने एनो की, कलरलेस गैस है, अकेले ये हैज एनो कुछ कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं कॉज करता है। बट अगर ये रिएक्ट हो जाए, ये किसके साथ लग जाए, मतलब एनो अगर ऑक्सीडाइज हो जाए NO2 में, बहुत सारे फैक्टर, मतलब बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को डैमेज कर सकता है, ये लंग्स, ब्रोंकाइटिस और इन सब में भी क्या कहा, ये एक कॉज है। फिर ये क्या है, सिग्निफिकेंट कॉज फॉर यूट्रोफिकेशन है, ठीक है। पे वो भी देखा था कि एनो एनो क्या करता है, एनो डिस्ट्रॉय करता है ओजोन को, NO2 क्या करता है, क्रिएट करता है ओजोन को, ठीक है। फिर हमने देखा क्या, लेड लेड है क्या है, इज एमिटेड एटमॉस्फेयर प्राइमली इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक, मतलब लेड जो है एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में आता है, इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट्स फॉर्म में आता है। लेड इज सॉफ्ट डेंस नेचुरली अकरिंग मेटल होता है, ठीक है। एक्सपोजर टू लेड इन मतलब अगर मतलब एम्बिएंट एयर में अगर लेड आ जाए तो दैट इज अ हार्मफुल इम्पैक्ट, हम हार्म कॉज करेगा ना ह्यूमन को, ह्यूमन हेल्थ को हार्म हार्म कॉज करेगा। और किसको करेगा, चिल्ड्रंस हाई रिस्क पे रहते हैं, मतलब ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है। लेड इज़ यूज, और ये सबसे ज़्यादा यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिल्डिंग्स मटेरियल्स, लेड एसिड बैटरीज में होता है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ, अच्छा, लेड इज ऑल्सो किससे, बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल, सॉलिड वेस्ट एंड द यूज एडेड एविगेशन गैस, और ये सब। फिर हमने ये भी देखा कि 1973 1990 से पहले क्या मेजर कॉज लेड का कौन था, व्हीकल ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर, अब नहीं है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने पूरे 6 क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स अपने सेशन में, आगे आगे का मैं ये कंटिन्यू करूँगी। तो आप तब तक पढ़ते रहना अच्छे से, कीप स्टडिंग, थोड़ा कंसिस्टेंट रहो, नथिंग हार्ड, यू कैन अचीव एवरीथिंग, ठीक है। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।